बच्चों कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा बीज तथा फल के बारे में। यानी कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीड और फ्रूट के बारे में। सीड क्या होता है, फ्रूट क्या होता है, उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले पढ़ेंगे सीड के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे, हम पढ़ेंगे बीज के बारे में। बीज क्या होता है, कैसे ये बनता है और कितने प्रकार के बीज होते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बांटते हैं अपने हेडिंग को, और जो हमको पढ़ना है बीज, यानी कि हम बात करेंगे आज सीड के बारे में। सीड क्या होता है, व्हाट इज द सीड। तो अब अगर हम बात करते हैं सीड में, तो सीड क्या होता है भाई। तो आवृतबीजी पादप में दोहरा निषेचन क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में बहुत से परिवर्तन होते हैं, जिससे बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक ओव्यूल का डायग्राम बना रखा है, जिसके अंदर आपका एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म पहले से बन चुका है। और अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इसके अंदर क्या होगा, अब ये क्या करेगा, बीज का निर्माण करेगा। ये बीजांड है, अब बीजांड में कई परिवर्तन होंगे और ये बीज का निर्माण करेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे यहाँ पर परिवर्तन स्टार्ट है, यहाँ पर चेंजेस शुरू है, और ये आगे चल करके एक सीड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या कि आवृतबीजी पादप में दोहरा निषेचन, आवृतबीजी पादप में दोहरा निषेचन के फलस्वरूप बीजांड में बहुत से परिवर्तन होते हैं, जिससे बीजांड बीज में बदल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आप एक लाइन में कह सकते हो, जो आपका परिपक्व बीजांड होता है, यानी कि मैच्योर्ड ओव्यूल जो होता है, वही आपका सीड कहलाता है, वही आपका बीज कहलाता है। तो इसी पॉइंट को मैं कन्वर्ट करके लिखूं आपको, तो आप इंग्लिश में देखिए क्या कहेंगे, मेनी चेंजेस अकर आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट many changes occur after double fertilization in ovule and ovule convert into seed। बात समझ में बेटा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान, दोहरा निषेचन के दौरान, जिससे जो आपका ओव्यूल होता है, बीजांड होता है, वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए, देखो हम बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट होता है वो ओव्यूल का जो फ्यूनिकल था, आपका बीजांडवृंत था, वो बीजांडवृंत कन्वर्ट हो गया है आपका हाइलम में। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका आउटर इंटेगुमेंट, यानी कि बाह्य अध्यावरण है। ठीक है, ये क्या आपका बाह्य अध्यावरण, और यहां पर देखेंगे आप तो नीचे लिखा हुआ है अंतः अध्यावरण। तो इस बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण में परिवर्तन हुआ। तो ये जो आपका
पूरा का पूरा ओव्यूल है ये कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। तो अब अगर हम बात करें किस पार्ट में क्या कन्वर्ट हुआ और क्या बना, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि आपके बीजांड के किस भाग से क्या बन रहा है, उसका नाम लिखेंगे, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये बीजांड था और बीजांड में इन पार्ट में बदलाव हुआ, इन पार्ट में चेंजेस हुआ और ये पार्ट बना एक सीड के अंदर। चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो आपका आउटर इंटेगुमेंट है यानी कि बाह्य अध्यावरण है, ठीक है। आउटर इंटेगुमेंट जिसको हम कह रहे हैं बाह्य अध्यावरण, फिर उसके बाद हम देखेंगे इनर इंटेगुमेंट में, यानी कि हम बात कर रहे हैं अंतः अध्यावरण की, फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं फ्यूनिकल में, यानी कि हम बात कर रहे हैं बीजांड बिंद में। तो ये 3 पार्ट हैं जहां पर हम आपको चेंजेस के बारे में बताएंगे, जहां पर हम आपको परिवर्तन के बारे में बताएंगे, क्या क्या परिवर्तित होकर के क्या क्या बन रहा है। यहाँ पर देखिए जो आपका आउटर इंटेगुमेंट है यानी कि बाह्य अध्यावरण है वो परिवर्तित हो जाता है, वो चेंज हो जाता है टेस्टा में, यानी कि बीज चोल के अंदर, ठीक है। ये बदल जाता है टेस्टा में, यानी कि हम बात कर रहे हैं ये बन जाता है बीज चोल, यानी कि बीज के ऊपर जो छिलका होता है भूरे रंग का, जो बीज के ऊपर भूरे रंग का छिलका होता है वही आपका टेस्टा यानी कि बीज चोल कहलाता है। और ये टेस्टा जो होता है यानी कि जो बीज चोल होता है भाई वो बनता है आपके आउटर इंटेगुमेंट यानी कि बाह्य अध्यावरण से। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि आपका अंतः अध्यावरण से क्या बनेगा बीज के अंदर, तो आप बताओगे बीज चोल बनेगा, यानी कि बाह्य आवरण का निर्माण, बाह्य कवच का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर जो आपका इनर इंटेगुमेंट है, यानी कि हम बात कर रहे हैं जो इसमें आपका अंतः अध्यावरण है, ये क्या बना रहा है, तो ये बना रहा है आपका टेगमेन, यानी कि अंतः कवच का निर्माण कर रहा है। ये क्या बना रहा है, टेगमेन, यानी कि बात कर रहे हैं ये कर रहा है अंतः कवच का निर्माण बना रहा है, अंतः कवच का निर्माण कर रहा है। अंदर वाले जो लेयर होते हैं पीले वाले, सबसे बाहर की ओर एक ब्राउन लेयर होता है, फिर इसके अंदर क्या होता है एकदम हल्का सा पीला वाला होता है, ठीक है। और इन दोनों लेयर्स का फॉर्मेशन हो गया है जो आपके अध्यावरण होते हैं उनके परिवर्तन से। अब बात कर रहे हैं जो आपका फ्यूनिकल होता है यानी कि बीजांड वृंत होता है वो बदलता है तो क्या बनाता है, तो बीजांड वृंत में जब परिवर्तन होता है भाई तो बीजांड वृंत परिवर्तित होकर के चेंज होकर के बनाता है आपका हाइलम, यानी कि नाभिक का निर्माण करता है। हाइलम यानी कि बात करें ये नाभिक का निर्माण करता है। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। हमने जो बताया आपको कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बीजांड के अंदर ढेर सारे परिवर्तन होते हैं, जिस दौरान जो बीजांड होता है वो आपका परिवर्तित हो जाता है बीज के अंदर, ठीक है। इतनी बातें हो गई तो आप इसको शॉर्टकट में एक लाइन में लिख सकते हैं कि परिपक्व बीजांड को हम बीज कहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि मैच्योर ओव्यूल आर नोन एज या फिर आर कॉल्ड सीड। बात समझ में आई? तो आप फटाक से इस पॉइंट को लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम चलते हैं कि जो आपके सीड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे और कार्टिलेडन के बेसिस पर बात करेंगे। तो फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए एंड फिर चलते हैं आगे की ओर। चलिए, तो अब अगर हम बात कर रहे हैं बीज के प्रकार की, बीज के प्रकार की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सीड की। तो देखो भाई यहां पर टाइप्स ऑफ सीड की हम बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहां पर सीड को हम क्लासीफाई करेंगे दो बेसिस पर। किस किस को आधार मानेंगे, यहां पर देख लीजिए। अगर हम बात कर रहे हैं बीज, यानी कि हम बात कर रहे हैं सीड की, देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको हम जो पहला आधार मानेंगे बीज को बांटने का
वो हो जाएगा बीज पत्र। बीज पत्र यानी कि हम बात कर रहे हैं कॉटिलीडन की, कॉटिलीडन्स की बात करें बीज पत्रों के आधार पर, ठीक है, बीज पत्रों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलीडन। दूसरा हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन के आधार पर, यानी कि पोषण के आधार पर, यानी कि हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर हम बात कर रहे हैं, और इधर बात कर रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलीडन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलीडन। कॉटिलीडन के बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, सीड को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप कॉटिलीडन के बेसिस पर सीड को क्लासीफाई करेंगे तो दो प्रकार के आपको सीड मिल जाएंगे। पहला तो मिल जाएगा आपको एक बीजपत्री बीज, यानी कि आपको मिल गया मोनोकॉटिलीडन सीड, और दूसरा आपको मिल जाएगा द्विबीजपत्री बीज, यानी कि हम बात कर रहे हैं ये हो जाएगा आपका डाइकॉटिलीडन सीड, ठीक है, ये आपका डाइकॉटिलीडन सीड हो गया। अब बेटा कैसे पहचानेंगे कौन सा डाइकॉट है कौन सा मोनोकॉट है, तो बस इसके लिए थोड़ी सी आप इंतजार करिए। पहले मैं आपको नीचे वाला बता देता हूँ टॉपिक, ठीक, उसके बाद हम आपको एक बीजपत्र और द्विबीजपत्र में अंतर भी समझा दूंगा। हालांकि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, बट वो धुंधली यादें को आज हम ताज़ा करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर पोषण के आधार पर बात करते हैं, तो पोषण के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका भ्रूणपोषी बीज, जिसको और दूसरा कहते हैं हम अभ्रूणपोषी बीज, अभ्रूणपोषी बीज, यानी कि हम बात कर रहे हैं एक एंडोस्पर्मिक सीड, इसी को हम कहते हैं एल्बुजिनस सीड, और दूसरा जो होता है आपका नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जिसको हम कहते हैं नॉन एम्बुलिनस सीड। ये आपके दो प्रकार के न्यूट्रिशन के बेसिस पर सीड होते हैं, और यहाँ पर आपके दो प्रकार के कॉटिलीडन के बेसिस पर सीड होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप फटाक से इन पॉइंट्स को नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर, समझते हैं कि आपका मोनोकॉटिलीडन क्या है, डाइकॉटिलीडन क्या है। देन उसके बाद भ्रूणपोषी यानी कि एंडोस्पर्मिक, जिसको हम एल्बुजिनस के नाम से जानते हैं, एल्बुमिनस के नाम से बात करते हैं, और दूसरा होता है आपका नॉन एंडोस्पर्मिक, जिसको हम नॉन एल्बुजिनस की बात करते हैं, यानी कि अभ्रूणपोषी की बात करते हैं। तो फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं अपना वापस से एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बीजपत्र के साथ में हम समझते हैं। देखो सिंपल सी अगर हम बात करते हैं, अगर कोई आपका एक बीजपत्री बीज है ना, तो वहाँ पर एक बीजपत्री बीज में क्या होगा, बीजपत्र की संख्या क्या होगी। अगर हम बात करें एक बीजपत्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बीजपत्र की संख्या, बीजपत्र की संख्या क्या होगी, एक, ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ कॉटिलीडन की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ कॉटिलीडन क्या होगा, एक होगा। कैसा दिखेगा, इस प्रकार से आपने देखा होगा। एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं, बेटा। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपका क्या आ जाता है, गेहूं, जिसको हम क्या कहते हैं, व्हीट। चावल, जिसको हम क्या कहते हैं, राइस। मक्का यानी कि मेज,
ये सभी आपके क्या हैं, एक बीजपत्री बीज है, मोनोकोटिलेडन सीड है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर द्विबीजपत्री बीज की, तो द्विबीजपत्री बीज में आपको हम बताएं तो यहाँ पर जो बीजपत्र की संख्या होगी, बीजपत्र की संख्या 2 होगी, ठीक है। यानी कि कोटिलेडन का जो नंबर होगा क्या होगा, 2 होगा, नंबर ऑफ कोटिलेडन। नंबर ऑफ कोटिलेडन की बात करते हैं तो यहाँ पर 2, ठीक है। बात समझ में आई बेटा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बीजपत्र दिखाई कैसा देगा, तो आपने मटर का दाल या चने का दाल देखा होगा, अरहर का दाल देखा होगा, तो वहाँ पर 2 ठो बीजपत्र होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखना चाहोगे तो मैं आपको बना करके दिखा दे रहा हूँ। इस प्रकार से आप देखोगे, इस प्रकार से आपके होते हैं, एक कोटिलेडन ये हो गया, एक कोटिलेडन ये हो गया, तो इस प्रकार से 2 कोटिलेडन होते हैं। बात समझ में आया। तो एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जितने भी आपके पल्स होते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं दाल, जितनी भी दालें होती हैं सबके सब आपके द्विबीजपत्री बीज में आ जाती है। यानी कि हम बात कर रहे हैं, चाहे आप चना ले लीजिए, मटर ले लीजिए, अरहर ले लीजिए, उड़द ले लीजिए, मूंग ले लीजिए, जितने भी आपके दाल हैं सबके सब द्विबीजपत्र में आते हैं। बात समझ में आया बेटा। तो फटाक से आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम चलते हैं एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की बात कर रहे हैं विद द एग्जांपल। अब बात करते हैं जो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, यानी कि भ्रूणपोषी बीज होते हैं, वो भ्रूणपोषी बीज क्या होते हैं, और जो अभ्रूणपोषी बीज होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, वो क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम देखते हैं जो आपके बीजपत्र बीज जो होते हैं, हमने क्या कहा, बीज, बीज में हम बात करेंगे भ्रूणपोषी। किसकी बात करेंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एक बीजपत्र की बात करते हैं, द्विबीजपत्र की बात करते हैं ना। द्विबीजपत्री, देखो हम फिर से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आपके द्विबीजपत्री बीज होते हैं सबके सब भ्रूणपोषी, यानी कि एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन प्राप्त करने वाले नहीं होते हैं, और ना ही सबके सब अभ्रूणपोषी होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, ना ही सबके सब भ्रूण से पोषण न प्रदान करने वाले होते हैं, ठीक है, सॉरी प्राप्त करने वाले होते हैं। तो आपका ये हो गया आपका द्विबीजपत्री, यानी कि डाइकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन हो गया। और यहां पर आपका एक बीजपत्री हो गया, इसको हम कहते हैं मोनोकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन। तो बेटा यहां पर देखो हम बात कर रहे हैं द्विबीजपत्री बीज में आपका भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी, ठीक है। भ्रूणपोषी बीज कौन सा हो जाएगा आपका, भ्रूणपोषी की बात करें जिसको हम एंडोस्पर्मिक कहते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड। और दूसरा क्या हो जाएगा, अभ्रूणपोषी, जिसको हम कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। वापस से यहां पर हम वही प्रोसेस करेंगे जो एक बीजपत्री में है। तो द्विबीजपत्री में जैसा था हमने बांट दिया इसको भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी में, उसी प्रकार से इसको हम बांटेंगे भ्रूणपोषी, यानी कि हम बात कर रहे हैं एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक सीड, भ्रूणपोषी बीज की बात कर रहे हैं। और दूसरा हम बात कर रहे हैं अभ्रूणपोषी की, अभ्रूणपोषी बीज, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल लिखता हूँ, डेफिनेशन में आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ। देखो अगर हम बात कर रहे हैं, जब बात आती है एंडोस्पर्मिक सीड की, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो सीड है उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है एंडोस्पर्म से, ठीक है। जब सीड क्या करता है, एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि बीज जब भ्रूणपोष से भोजन को लेता है उसको हम भ्रूणपोषी बीज यानी कि एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। और जब बीज भ्रूणपोष से भोजन को नहीं ले पाता है, यानी कि एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन को सक नहीं कर पाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के नाम से जानते हैं।
तो वही चीज़ें यहाँ पर भी है, सेम सेम है। तो अब अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर देखो भ्रूणपोषी में कौन सा आ जाएगा, तो आपका द्विबीजपत्री बीज में आपका अरंडी होता है, पपीता होता है, पोस्ता होता है, शरीफा होता है, ठीक है, और चना, मटर, सेम, इमली, ये सभी होते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको आ जाएंगे एग्जाम्पल में अरंडी, अरंडी आ जाएंगे, अरंडी आ जाएगा, पपीता आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, पपीता, जिसको हम पपाया कहते हैं, पोस्ता आ जाएगा, जिसको हम सेमिफेरस पैपी के नाम से जानते हैं या पैपी कहते हैं, पोस्ता जिसको हम पैपी कहते हैं, ईटीसी, ये सभी जो आपके सीड है भ्रूणपोषी है। क्यों? क्योंकि इनका जो कॉटिलिडन होता है वो चपटा होता है, यानी कि अगर हम बात करें जो इनका कॉटिलिडन होता है वो बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, जिस वजह से इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो एंडोस्पर्म के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, एंडोस्पर्म से ये न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं अभ्रूणपोषी बीज की, तो अभ्रूणपोषी बीज की हम बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाएगा आपका चना, इसको हम कहते हैं ग्राम, मटर, इसको हम कहते हैं पी, और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इमली, सरसों, जिसको हम बात कर रहे हैं ब्रेसिका की, ईटीसी, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, अभ्रूणपोषी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो कॉटिलिडन होता है भाई, जो बीजपत्र होता है वो मोटा होता है और इसके अंदर ही न्यूट्रिशन इनका उपस्थित होता है। देन आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं एक बीजपत्री बीज में, तो एक बीजपत्री की बात कर रहे हैं, जो आपके गेहूं होते हैं, चावल होते हैं, मक्का होता है, जौ होता है जिसको बार्ली कहते हैं, प्याज, ओनियन जो होता है, ये सभी न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं आपके एंडोस्पर्म से। देन आर्किड की बात कर रहे हैं, सैजिटेरिया की बात कर रहे हैं, ये सभी जो प्लांट हैं इनके जो सीड होते हैं वो न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म से प्रोवाइड इनके लिए नहीं हो पाता, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए जो आपके भ्रूणपोषी बीज है, ठीक है, भ्रूणपोषी बीज में आपका क्या आ जाएगा, चावल आ जाएगा, यानी कि हम बात कर रहे हैं राइस आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा, ठीक है, गेहूं आ जाएगा, और आपका यहाँ पर मक्का आ जाएगा, मक्का आ जाएगा, यानी कि हम बात कर रहे हैं मेज है जिसको कहते हैं, जौ आ जाएगा जिसको हम बार्ली कहते हैं, ठीक है, और आपका प्याज आ जाएगा जिसको हम ओनियन कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपके भ्रूणपोषी एक बीजपत्री बीज में आ जाते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अभ्रूणपोषी में कौन से आ जाएंगे, तो आर्किड आ जाएगा, आर्किड आ जाएगा, सैजिटेरिया आ जाएगा, सैजिटेरिया आ जाएगा, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो आपको हमने बीज के बारे में बताया, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया अपनी तरफ से, वो बेस्ट कंटेंट मेरे हिसाब से था और आपके लिए भी वही बेस्ट है। बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो चाहे वो आप कंपटीशन के हो, क्वेश्चन तो भाई क्वेश्चन होता है। तो चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। क्लास काफ़ी लंबा हो जाए मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको फल के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा और वो भी आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए आप हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए।